तो आज हम हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जनरल एक्सेप्शन, जिसमें हम सेक्शन 76 से 106 तक पढ़ेंगे। गॉट इट। तो अभी हम आज सेक्शन 76 से 80 तक का पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ जनरल एक्सेप्शन मतलब क्या होता है। तो जनरल एक्सेप्शन मतलब अगर कोई पर्सन से बाय मिस्टेक या किसी चीज़ को बोनाफाइड बिलीव करने में कोई उसका सही रीज़न था इन गुड फेथ, और वो कोई चीज़ कोई कमिट कर देता है, कोई क्राइम हो जाता है उसके थ्रू, बट वो उसका एज एन क्या बिलीव करता था वो कि ये लीगल मतलब लॉस के अंडर ही आता है, फिर उसने वो चीज़ कमिट की है तो वो चीज़ वो अपना डिफेंस में ले सकता है। तो जनरल एक्सेप्शन का मेन मीनिंग होता है डिफेंस लेना, कि वो उसको कई बार क्या होता है कोई कोर्ट किसी व्यक्ति को ऑफेंडर बनाने से पहले उसको एक मौका देती है सुनने का, तब वो इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है कि उसने गुड फेथ में, और गुड फेथ जैसे आपने पढ़ा होगा सेक्शन 52 में हमने आईपीसी में पढ़ा था गुड फेथ, तो गुड फेथ में अगर उसने कोई काम किया है तो उस चीज़ का डिफेंस ले सकता है कई बार। तो हम वही सेक्शन जनरल एक्सेप्शन, तो वो चीज़ें हम आज पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। तो फर्स्ट हम सेक्शन 76 पे आते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, सेक्शन 76 और 79 हम ये साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ना, 76 बताता है बाउंड बाय लॉ, जैसे मैं अभी पढ़ती हूँ आपको 76 बताती हूँ, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, यहाँ पे बाउंड वर्ड है, ओके, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ओके, वैसे अब मैं 79 आपको पढ़ देती हूँ तो फिर आपको समझ आएगा, फिर मैं आपको 76 अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। 79 कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन, यहाँ पे जस्टिफाइड आ गया, जैसे वहाँ पे 76 में है बाउंड, यहाँ पे है जस्टिफाइड, बस इतना डिफरेंस है, वो हम आगे और पढ़ेंगे। जस्टिफाइड बाय और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ओके, तो यहाँ पे हम पहले 76 से स्टार्ट करते हैं। 76 क्या कहता है, फैक्ट मतलब अगर हम इनको समझे 76 और 79 को, तो ये है मिस्टेक। ओके, फिर ये मिस्टेक को हम लोग उसने डिवाइड किया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो अलाउड है, अगर आप वो करते हैं तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो आप इसका एक्सेप्शन ले सकते हैं, इसका डिफेंस ले सकते हैं। पर अगर मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस लेंगे तो वो गलत होगा। मिस्टेक लॉ कभी एक मिस्टेक नहीं है, तो लॉ हमेशा ये मान के चलता है कि एक पर्सन को हमेशा लॉ का ज्ञान रहता है। गॉट इट। अब मैं आपको 76 पढ़ देती हूँ। 76 बोलता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। इसका हिंदी है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले द्वारा किया कार्य। देखो, सेक्शन 76 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं इसको एक बार और पढ़ देती हूँ तो आप लोग समझना। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। देखो, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसे किसी लॉ ने बाध्य किया है, बाउंड किया है कि वो ये काम करे, एज इन ड्यूटी ये काम करे, तो उसको ये काम अगर वो करता है तो वो गुड फेथ में कहलाएगा। ऐसा नहीं कि उसने कोई ऑफेंस करा है। जैसे इसका पहले एग्जांपल बताती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक पुलिस ऑफिसर है, वो अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी के साथ उसने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, या फिर कभी जैसे कोई मेला है और वहाँ पे कोई मॉब लिंचिंग हो गई या कुछ ऐसा रीज़न हो गया कि उसको वहाँ पे अपनी गन से शॉट करना पड़ गया और वहाँ पे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो वो ड्यूटी के अंदर था, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने कोई क्राइम किया है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकता है। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पढ़ देती हूँ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन who is or who by reason of a mistake of fact। यहाँ पे mistake of fact बोला गया है, मतलब अगर fact की गलती है तो वो allowed है इस डिफेंस को लेने के लिए। ओके, reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। एक व्यक्ति है, वो काफ़ी सारा गोल्ड लेके एक बाहर फॉरेन से आ रहा है, मान लो ए पर्सन है, वो फॉरेन से इंडिया आ रहा है बहुत सारा गोल्ड लेके, तो ये चीज़ का वो डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे इंडिया के लॉ का नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे इतना सारा गोल्ड लाना अलाउड नहीं है। ओके,
वो यहाँ पे कमिट कर रहा है एक क्राइम। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि लॉ हमेशा ये मानता है कि एक व्यक्ति को लॉ पता है, तो वो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं बोल सकता और इसका डिफेंस नहीं ले सकता। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो इस चीज़ के लिए अलाउड है। गॉट इट? हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ओके, इसका हिंदी है, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। वो विधि द्वारा आबद्ध है उस काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसे वो काम करना ही पड़ेगा। हाँ, और दूसरी चीज़ फिर देखो, पहले इस सेक्शन 76 दो तीन बातें बोलता है। विधि द्वारा आबद्ध मतलब लॉ ने उसको बाउंड कर रखा है कोई काम करने के लिए। सेकंड पॉइंट बोलता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, उसको लग रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ है, उसको मतलब एक पर्सन है उसको लग रहा है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगी इसका आगे, उसको ये फैक्ट की मिस्टेक है, उसको लग रहा है कि उसको ये काम करना है पर नहीं करना था, फैक्ट हो गया, गलत हो गया, तो वो भी इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है। थर्ड चीज़, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। गॉट इट? ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट चल जाता है, अलाउड है, पर मिस्टेक ऑफ लॉ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ओके, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। A soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense. तो इसकी हिंदी है, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक की भीड़ पर गोली चलाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया। एक ऑफिसर है, उसने मॉब मतलब एक भीड़ पे गोली चलाई, पर वो ऑब्वियसली उसके सुपीरियर ऑफिसर्स ने उसको बोला था तब उसने चलाई है, तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय द court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z. A has committed no offense. इसकी हिंदी है, न्यायालय का ऑफिसर क म को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यह म है, यह को गिरफ्तार कर लेता है। क ने कोई अपराध नहीं किया। देखो क्या हुआ था इस एग्जाम्पल में, ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जाम्पल। क्या होता है, ए है, उसको जज ने या किसी कोर्ट ने अलाउ किया है कि आप इस पर्सन को अरेस्ट करके लेकर आओ। अब वो उसके घर जाता है, मान लो राज नाम लेते हैं, ठीक है। ए है, उसको राज को अरेस्ट करने जाना उसके घर। वो उसके घर गया, वहाँ पे राज की जगह राजीव था और राजीव को उसने राज समझ के अरेस्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे मिस्टेक, पर उसने सारे ड्यू केयर अटेंशन लिए, उसने सारा मतलब बोनाफाइड इंटेंशन था, उसका कोई ऐसे रॉन्ग इंटेंशन नहीं था कि मुझे तो इसी राजीव को ही लेकर जाना, नहीं। उसने पूरी जांच पड़ताल की, उसने पूछा और उसको जब लगा कि सच में ये राज है तो वो उसको अरेस्ट करके ले गया। यहाँ पे उसकी गलती नहीं है, उसने अपनी ड्यूटी की है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। इसलिए वो इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। गॉट इट? तो यहाँ पे सेक्शन 76 हमारा ख़त्म होता है। तो इसका हिंदी वर्ड अगर आप जानना चाहें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बोला था अंडरलाइन करने को इम्पोर्टेंट, तो सेक्शन 76 के इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाउंड बाय लॉ और गुड फेथ, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है 76 में। मतलब हिंदी में है, वो कानून के द्वारा बाध्य है ये काम करने को, या फिर तथ्यों की गलती के कारण उसे लगता है कि वो बाध्य है। तथ्यों की गलती हुई जिसके कारण उसको लगता है कि वो बाध्य ये काम करने को, इसलिए उसने किया ये काम। ओके, अब इसके आप मैगजीन नोट कर लीजिए। इसके मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की दो मैगजीन्स हैं, इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूसेट फर्स्ट मैगजीन है। सेकंड है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉट एक्सक्यूसेड। इन दोनों मैगजीन का मतलब होता है मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज बिकॉज एवरीवन इज सपोज टू नो द लॉ सूनर इट इज प्रोमिलगेटेड। तो इन दोनों का मतलब है कि इग्नोरेंस करना लॉ का, यो मिस्टेक ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई डिफेंस नहीं है। गॉट इट?
अब इसका एक एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं आपको. द पुलिसमैन हु यूज 3rd degree मेथड टू एग्जैक्ट confession from the arrestee on order of their superior officer are obviously not protected under this section. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. देखो क्या हुआ, एक ऑफिसर है, उसको हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया कि इस व्यक्ति को इतना मारो पीटो, इससे बस इंफॉर्मेशन निकालो, बहुत मारो पीटो, ठीक है, 3rd डिग्री का यूज़ करो. उस पर्सन ने मतलब जो जिसको ऑर्डर दिया गया था उसने वो चीज़ की भी, पर वो इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता कि उसे हायर अथॉरिटी ने बोला था, क्योंकि अगर ये लीगली गलत है किसी व्यक्ति को 3rd डिग्री देकर इंफॉर्मेशन निकलवाना, ये बहुत ज़्यादा गलत है, इलीगल है. इसलिए वो ऑफिसर भले सुपीरियर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है, पर वो अगर इलीगल है तो वो इलीगल है, तो वो इस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि उसने लॉ के अंडर ये काम किया है या उसको सुपीरियर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया. गॉट इट. नेक्स्ट एक केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस लतीफ़ खान. क्वीन एम्प्रेस वर्सेस लतीफ़ खान. इसमें कहा गया था दैट where the accused knows it well that order gives by his superior officer is illegal and still he acts in obedience of that order, he cannot claim exemption from criminal liability under section 76 IPC. तो इसमें वही जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया अभी हाल, कि अगर कोई व्यक्ति जानता है, कोई ऑफिसर जानता है कि उसकी सुपीरियर अथॉरिटी ने इलीगल ऑर्डर दिया और उसको जानते हुए वो ये काम करता है, तो वो 76 का डिफेंस नहीं ले सकता, ये काम उसने इलीगली ही किया है. गॉट इट. अब हम आते हैं सेक्शन 79 पे, तो आप और अच्छे से 76 और 79 का डिफरेंस समझेंगे. तो सेक्शन 79 पे आते हैं हम. 79 बोलता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड. जैसे 76 में बाउंड था वैसे 79 में आ गया जस्टिफाइड, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ. ये बोलता है, फिर से एक बार पढ़ देती हूँ. एक्ट done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. इसकी हिंदी क्या है? विधि द्वारा न्यायमुत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमुत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य. इसको मैं पढ़ देती हूँ एक बार एक्सप्लेनेशन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. क्या होता है, एक पर्सन है, उसने कोई क्राइम, वो क्राइम तो नहीं बोलेंगे, कोई एक्ट किया है और उसे लगता है कि वो एक्ट जस्टिफाइड है, वो न्याय संगत है. अगर लॉ के सामने वो एक्ट गया तो उसको ऐसा लगेगा कि वो ये चीज़ करने के लिए अलाउड है, उसको ये चीज़ करनी चाहिए थी उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसिस में, तो वो अलाउ करता है. जज जस्टिफाइड बाय लॉ है तो वो चीज़ का डिफेंस ले सकता है, एक्सेप्शन ले सकता है. चलो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में पढ़ देती हूँ. क्या है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण. यहाँ पे भी वही मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं आएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आएगा. गॉट इट. न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक, मतलब वही गुड फेथ. और गुड फेथ मतलब होता है ऐसा नहीं कि अच्छे विश्वास में, अच्छे इंटेंशन से, नहीं. गुड फेथ मतलब आईपीसी में होता है कि उसने पूरा ड्यू केयर और अटेंशन के साथ कोई काम किया है, उसको लगा कि उसने सब कुछ प्रॉपर फॉर्म में किया है, उसने सारी सही रीजंस अपनाए तब जाके उसने एक चीज़ की है. ओके. गुड फेथ मतलब उसने सारी ड्यू केयर अटेंशन के साथ वो चीज़ की है. हम पढ़ रहे थे, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है. अब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हम. A sees Z committing what appears to A to be a murder. A ने Z को कुछ करते हुए देखा जो कि A को लगा कि Z मर्डर कर रहा है किसी व्यक्ति का. ओके. अब इसमें A in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murderers in the fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A committed no offense though it may turn out that Z was acting in self defense. क्या हुआ इस एग्जाम्पल में उसने बताया है, A ने Z को देखा, उसको ऐसा लग रहा है कि Z
मर्डर कर रहेगा। तो इस सिचुएशन में हर पर्सन की ये अथॉरिटी है कि वो उस व्यक्ति को पकड़े और उसको मतलब लीगल अथॉरिटीज़ के सामने लेके जाए, कोर्ट में या पुलिस में कहीं भी लेकर जाए, ताकि वो ये क्राइम ना करे। ओके, अब ए ने यही किया, वो जेड को पकड़ के ले गया अथॉरिटीज़ के सामने। वहाँ पे पता चला कि जेड जो है वो सेल्फ डिफेंस कर रहा था, वो खुद को बचा रहा था दूसरे व्यक्ति से, ना कि मर्डर कमिट कर रहा था। तो यहाँ पे ए ने कोई गलत काम नहीं किया किसी व्यक्ति को पकड़ के, उसने गुड फेथ में किया। उसको लगा कि ये जस्टिफाइड है किसी मर्डरर को पकड़ना, उसने ये गुड फेथ में, उसने पूरा ड्यू केयर अटेंशन लिया, उसने पूरा नॉलेज था कि वो ये चीज़ सही कर रहा है, उसको कोई गलत इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे मेंसरिया नहीं था। तो इसलिए वो इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है। वो सेक्शन 79 में आता है, जस्टिफाइड बाय लॉ। तो यहाँ पे कोर्ट उसको अलाउ करेगा, यहाँ पे उसको छोड़ देगा। गॉट इट? यहाँ पे अब हम आते हैं, एक केस लेते हैं, AP वर्सेस वेणुगोपाल। ये केस लॉ बोलता है 3 policemen including 1 sub-inspector, 1 head constable and a constable arrested a person on the suspicion that he had received some stolen property and involved in housebreaking। क्या होता है, इसमें 3 पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं और वो तीनों एक व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं ये चीज़ सोच के कि वो वहाँ पे चोरी कर रहा है और हाउस ब्रेकिंग कर रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने उन तीनों पे सेक्शन लगाया 348, 331 और 201 IPC का, ये सोच के कि वो एक क्रिमिनल है। अब और उसको एक कमरे में बंद कर दिया, उससे जानकारी निकालने के लिए वही उसको बहुत मारा पीटा, जिसके कारण वो मर गया। अब यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने उसको क्या किया था कि तीनों पुलिस ऑफिसर्स को जिम्मेदार ठहरा था, क्योंकि उसको इतना मारा पीटा कि वो मर गया, एक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। वहीं पे हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, बोले कि नहीं, वो लोग अपने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए लॉ के अंडर थे, तो इसलिए जैसे इसमें बताया 79 में उनको 79 का फ़ायदा दे रहे थे इस केस में। पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की अपील, मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भले वो, मैं आपको पढ़ देती हूँ इसका, द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट beating or torturing has absolutely no relation to the process of investigation। मतलब पीटना और टॉर्चर करना कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस का। व्हाट इट? अब इसका इम्पॉर्टेंट केस लॉ से ये तो एक बार फिर भी हमने समझने के पर्पज से लिया कि कोई एक्सक्यूज नहीं होता पीटना या मारना या टॉर्चर करना। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, वो है R वर्सेस टॉल्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा केस है R वर्सेस प्रिंस, और तीसरा केस है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोराघासी। पहला केस है R वर्सेस टॉल्सन, दूसरा केस है R वर्सेस प्रिंस, R वर्सेस प्रिंस, थर्ड केस है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोराघासी। तो R वर्सेस टॉल्सन में कहा गया था अक्यूज जो है वो एक लेडी थी और उस दूसरी शादी कर ली थी, बायगेमी कर ली थी, जो उस टाइम पे ऑफेंस था। तो वो उसने ये चीज़ का डिफेंस लिया कि उसको बिल्कुल, और उसने प्रूव किया, उसे लगा उसके पति की 7 साल के बीच में उसने दूसरी शादी की थी और उसको ऐसा लगा था कि उसका फर्स्ट हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए उसने सेकंड शादी की थी, उसने प्रूव किया। तो इसलिए वो इस यहाँ पे गिल्टी नहीं है, उसने इस चीज़ का डिफेंस ले सकती है। अब सेकंड केस था R वर्सेस प्रिंस। इसमें क्या हुआ था, द अक्यूज्ड वॉज चार्ज ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग अ माइनर गर्ल। इसमें क्या हुआ था, एक माइनर गर्ल थी, उसको उसने किडनैप कर लिया। तो इसमें अक्यूज ने ये डिफेंस लिया कि मुझे उसकी हेल्थ और बॉडी देख के लगा कि वो माइनर नहीं है, वो बच्ची नहीं है, वो एक मेजर एडोलसेंट गर्ल है। गॉट इट? तो वो इस चीज़ का कोर्ट ने कहा इसमें कि किडनैपिंग तो गलत है ही, चाहे वो माइनर की हो चाहे किसी मेजर गर्ल की हो, तो आप इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते, सेक्शन 79 के अंदर आप नहीं आओगे। गॉट इट? फिर स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोराघासी केस पे आते हैं हम। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोराघासी, इसमें कहा गया था द अक्यूज्ड हु वाज गार्डिंग हिज मेज फील्ड एट नाइट सॉ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द फील्ड, बिलीविंग इट टू बी अ बियर, ही शॉट एन एरो एट द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, एक जो अक्यूज था वो अपने खेत की रक्षा कर रहा था, जैसे खेत के लिए बचाते ना कि कोई मवेशी आए और वो खराब ना करे, तो उसको कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट लगा, उसे लगा कोई भालू है, तो उस भालू को उसने एरो से मार दिया, जिसके कारण कोई पर्सन को लगा वो, क्योंकि वो मूविंग ऑब्जेक्ट एक पर्सन था, और वो जो पर्सन था वो वहाँ पे चोरी के इरादे से आया था, उस खेत में चोरी करने के इरादे से आया था।
तो यहाँ पे वो पर्सन जो अक्यूज था, जिसने उस व्यक्ति के ऊपर एरो चलाया था मूविंग ऑब्जेक्ट के उससे, कि वो कोई भालू है और उसको वो बचाना, मतलब इस चक्कर में उसने एरो मारा था, तो वो इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है। उसको लगा कि ऑब्वियसली अपनी खेती को बचाना जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो वो इस चीज़ के अंदर आता है और वो बच जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 79 भी ख़त्म होता है। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ 76 और 79 का। तो 76 जो है, पहले तो आपने वर्ड समझ लिया। फर्स्ट 76 में बाउंड वर्ड आता है और 79 में जस्टिफाइड वर्ड आता है। गॉट इट? हाँ। अब है जो सेकंड डिफरेंस बोल सकते हैं, तो इसमें है क्या होता है, देखो मैं आपको वापस पढ़ देती हूँ। अक्यूज डज एन एक्ट थिंकिंग ही इज बाउंड बाय लॉ। सेक्शन 76 जो है वो है अक्यूज्ड डज एन एक्ट थिंकिंग दैट ही इज बाउंड बाय लॉ। वो कोई काम करता है ये सोच के कि वो बाउंड है लॉ के द्वारा, उसको ये काम करना ही है, लॉ ने उसे बाउंड कर रखा है, बांध रखा है, बाध्य कर रखा है कि उसको ये काम करना है। वेयर इज इन द लेटर द अक्यूज्ड, मतलब 79 में अक्यूज्ड बोनाफाइड एंड इन गुड फेथ थिंक्स दैट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। 79 में वो ये सोचता है कि उसे ये काम करना है, क्योंकि उसको अगर वो ये करेगा तो जज, मतलब लॉ जो है वो जस्टिफिकेशन देगा, जस्टिफाई करेगा, इस काम को गलत नहीं मानेगा। तो इसलिए सेक्शन 79 में ये चीज़ है। और 76 जो है वो लीगल कंपल्शन है। लीगल कंपल्शन मतलब कंपल्सरी है वो काम करना किसी व्यक्ति को। और 79 जो है वो लीगल जस्टिफिकेशन है। 76 कंपल्शन है और 79 जस्टिफिकेशन। गॉट इट? तो इतना डिफरेंस है 76 और 79 में। अब हम आते हैं 77 सेक्शन पे। आईपीसी का सेक्शन 77 क्या बोलता है वो मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन 77 है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली क्या होता है? एक जज है, वो तो काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं, करते हैं, पर ये उनकी ड्यूटी है करना। तो जब कोई जज अपनी ड्यूटी के अंदर और अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोई काम कर रहे हैं, कोई ट्रायल कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दे रहे हैं, तो वो चीज़ जस्टिफाइड है, वो चीज़ लीगल है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो चीज़ इलीगल नहीं कहलाएगी और वो इस चीज़ का डिफेंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति उनके ऊपर लगा दे, जज के ऊपर, कि नहीं आपने हमें ये काम किया, हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा, हमारे ऊपर ये पनिशमेंट करा, तो नहीं, वो एक ज्यूडिशली एक्टिंग कर रहे थे, ज्यूडिशियल एक्ट कर रहे थे, इसलिए वो यहाँ पे इस चीज़ से बच रहे हैं। गॉट इट? मतलब उनको इस चीज़ का डिफेंस मिल रहेगा। मैं आपको पढ़ देती हूँ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज when acting judicially in the exercise of any power which is in good faith he believes to be given to him by law। 77 का हिंदी बोलता है न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा की गई है। क्या होता है? अगर जज है, उन्होंने कोई काम किया है और उन्हें लगता है कि यह विधि द्वारा सही है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने लीगली वो काम किया और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ में अलाउड है, वो एक डिफेंस है, उनको इस चीज़ के लिए गलत नहीं ठहराया जा सकता। ओके, ये है इसी का सेकंड है जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850। मतलब जजेस को भी कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं, तो उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850। तो इसमें भी बताया गया है दैट वो कोई काम कर रहे हैं, वो भी बोनाफाइड ओके और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो इलीगल नहीं है और उनको इस चीज़ का डिफेंस मिलेगा। अब आगे मैं पढ़ती हूँ, पर उसमें जज जो है उनको या उनका इंटेंशन बोनाफाइड होना चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि ये उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ऐसा नहीं कि वो किसी और जज के ज्यूरिसडिक्शन में आता है और वो उनका खुद उनके क्षेत्र में करने लग गए, नहीं। और उस टाइम पे वो ड्यूटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं घूम रहे हैं या कुछ भी नहीं, वो अपनी ड्यूटी के अंडर काम कर रहे हैं, वो उस टाइम पे अपने अथॉरिटी पे है तब वो काम कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कोई रिटायर्ड जज आके बोल जाए कि उन्होंने किसी को पनिशमेंट नहीं, अगर वो अपनी अथॉरिटी पे है, उस टाइम पे उनके पास अथॉरिटी है, ड्यूटी है, तब वो ये काम कर रहे हैं, तब उनको ये डिफेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।
गॉट इट। तो जजेस के लिए भी एक्ट बना हुआ है पर्टिकुलर, और यहाँ पे सेक्शन 77 उनके फेवर में दिया गया है, वो इस चीज़ का डिफेंस ले सकते हैं। अब हम 78 पे आते हैं। 78 बोलता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब इसकी हिंदी क्या है 79 की, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। 78 बोलता है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। जैसे जज ने तो कोई ऑर्डर दिया, अब वो ऑर्डर कौन कंप्लीट करता, जज ने ऑर्डर सुनवा दिया, लिखवा दिया, गॉट इट, बट उसके बाद अथॉरिटीज़ जो दूसरी होती है, जो जिनके ऊपर अथॉरिटी दी है कि वो लोग ये काम को करें, जैसे जज ने एसडीएम को काम बोला है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे इस क्षेत्र में लागू करनी है। मान लो एक जैसे एसिड का केस लेते हैं हम लोग, एसिड का क्या होता है का, एसिड को बोला गया मतलब एसडीएम को परमिशन होती है कि वो कोई भी शॉप में एसिड बिकने नहीं दे। तो ये एसिड जज ने तो ऑर्डर सुना दिया कि इस क्षेत्र में भारत में ही या फिर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बॉटल्स नहीं बिकनी चाहिए एसिड की, ताकि एसिड केस ना हो। पर अगर अब एसडीएम को करना है वो चीज़, अब वो ऑब्वियसली किसी दुकानदार के पास जाता है और उससे सारी एसिड की बॉटल्स जब्त कर लेता है और उसको बोलता है कि तुम इसके अंदर पनिशेबल हो। तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है क्योंकि कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया है। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एक एग्जांपल है, एक पर्सन है, उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप जाओ और अपनी वाइफ की जो इलीगल प्रॉपर्टी है वो जब्त कर लो। तो वो भी यहाँ पे अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो वो भी इलीगल वर्क नहीं कर रहा है। तो कोर्ट के द्वारा दिया गया काम करने वाले पर्सन अगर बोनाफाइडली और सही इलीगली तरीके से वो काम कर रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि उनको ये काम करना है क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दौरान थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और वो ये काम करते हैं और उनको लगता है कि उन्हें ये काम करना है, तो फिर वो चीज़ का यहाँ पे डिफेंस ले सकते हैं सेक्शन 78 में। मैं इसको आपको पढ़ देती हूँ अच्छे से। Nothing which is done in pursuance or which is warranted by the judgment or order। कोई ने जजमेंट दिया या ऑर्डर दिया है, और आप लोगों को मैं यही बता देती हूँ जजमेंट और ऑर्डर में डिफरेंस होता है। आगे आप पढ़ेंगे कभी सीपीसी में तो वहाँ पे आपको डिफाइन किया गया कि जजमेंट मतलब फाइनल जजमेंट होता है और ऑर्डर जो होता है वो उसके पहले दिया गया ऑर्डर होता है कि पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए, और जजमेंट मीन्स फाइनल डिसीजन। तो मैं यहाँ पढ़ देती हूँ, नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ डन while such judgment or order remains in force is an offence, nothing withstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। कोई पर्सन है, उसे लगा कि इस कोर्ट ने, इस पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस ऑर्डर को निकाला, इस जजमेंट को निकाला, और वो ये जजमेंट उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, मतलब उस क्षेत्राधिकार में आता है कि वो कोर्ट इस क्षेत्र पर ये ऑर्डर लागू कर सकती है। तब वो पर्सन अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अपने उस जज का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो वो लीगली बाउंड मतलब इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है, 78 का डिफेंस ले सकता है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। गॉट इट। अब हम आते हैं सेक्शन 80 पे। 80 क्या बोलता है? 80 है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। हाँ, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, तो ये बोलता है हिंदी में विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कई बार हम कोई काम करते हैं, नॉर्मली अगर कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमसे कोई एक्सीडेंट कमिट हो जाता है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था मेलाफाइड कि हमें उस पर्सन को मारना है या इससे कोई को चोट पहुंच जाए, नहीं, वो गलती से हो गया, एक्सीडेंट है, को हम लोगों ने पूरा बोनाफाइडली पूरा इंटेंशन कोई नहीं था, बस हमने पूरा ड्यू केयर रखा कि हाँ मतलब पूरी केयर रखी, कोई पूरा प्रोटेक्शन लिया कि इससे किसी को नुकसान ना हो, फिर भी हो गया, तो वो वहाँ पे इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ देती हूँ। नो थिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। कोई ऑफेंस नहीं है अगर वो मिसफॉर्च्यून से हुआ है या फिर एक्सीडेंट से हुआ है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, जहाँ पे मेंस रिया नहीं है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, या फिर क्रिमिनल नॉलेज नहीं है,
इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट, जहाँ पे वो एक लॉफुल एक्ट कर रहा है, इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। कोई पर्सन ने प्रॉपर केयर और कॉशन लिया है, वो कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो ऑफेंडर नहीं माना जाएगा। वो इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है कि उसने एक्सीडेंट हुआ है और उसने प्रॉपर केयर ली थी, फिर भी वो हो गया। जैसे मैं इसका हिंदी में पढ़ देती हूँ, फिर आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ए है, वो अपना वर्क कर रहा है। अब वो मान लो इंटीरियर डेकोरेटर या घर में छोटा मोटा काम करता है, उसके पास कुल्हाड़ी है या फिर हथौड़ी बोल लेते हैं, हथौड़ी मान लेते हैं, हथौड़ी को इंग्लिश में हैचेट बोलेंगे। अब उसने वो हथौड़ी से कुछ कर रहा था, पर वो गलती से टूट गई है और उसका पार्ट जो है, या फिर ऐसे करते हुए हथौड़ी से एक पर्सन को लग गई, दूसरे पर्सन को। ओके, अब वो दूसरे पर्सन को एक्सीडेंटली लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था वो सामने बीच में आ जाएगा और इस चीज़ को ऐसे करने पर उसको लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो वो कोई ऑफेंडर नहीं कहलाएगा। गॉट इट। अब मैं आपको एक्सीडेंट के कुछ सर्कमस्टांसेस बता देती हूँ, कब एक्सीडेंट माना जाएगा, ना कि एक ऑफेंस माना जाएगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स है दैट द एक्ट इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, मतलब वो एक्सीडेंटली हुआ होगा, कोई मैंसरिया नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं था, बस हो गया। सेकेंड पॉइंट है द एक्ट डन वॉज लॉफुल, वो लॉफुल काम था, कोई मतलब इलीगल काम नहीं था, लॉफुल काम था। दैट इट वॉज डन इन अ लॉफुल मैनर, लॉफुल मैनर में वो काम किया हो गया हो, इलीगली तरीके से काम ना किया गया हो। देखो, काम इलीगल होना और इलीगल तरीके से काम करना, इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ, फोर्थ पॉइंट है इट वॉज डन बाय लॉफुल मीन्स, लॉफुल मीन्स के थ्रू, मतलब कोई जरिया जो है वो लॉफुल मीन्स था, इलीगल मीन्स नहीं था। फिफ्थ पॉइंट है दैट इट वॉज डन विथ ड्यू केयर एंड कॉशन, वहाँ उस काम को करते हुए पूरा मतलब केयर ली थी, पूरा सावधानी बरती थी, फिर भी वो हो गया। तो ये सब चीज़ें अगर हुई है तब जाके वो चीज़ हुआ, तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा। और यहाँ पे मेंस रिया नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, तभी वो एक्सीडेंट माना जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 80 भी होता है ख़त्म। कल से हम 81 स्टार्ट करेंगे। आज हमने 5 सेक्शन पढ़े, 76 और 79 था मिस्टेक, कि या तो आप कोई काम करने के लिए बाध्य थे और वो बाध्य करते, या 76 में हमने पढ़ा था कोई काम करने के लिए हम बाध्य हैं, या फिर हमको लगा कि हम बाध्य है, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं हुआ, हमको लगा कि हम बाध्य है वो काम करने के लिए और हमने वो किया, तो हम सेक्शन 76 का डिफेंस लेंगे। फिर हमने 79 पढ़ा था मिस्टेक ऑफ जस्टिफाइड बाय लॉ, हमको लगा हम अगर ये काम करें, हमें मतलब कोई पर्सन को लगा कि वो यहाँ पे ये काम करने के लिए ऑथोराइज्ड है, उसको ये काम करना चाहिए, अगर वो ये काम करेगा तो सही होगा, वो लीगल होगा, तो ये चीज़ जस्टिफाइड हो गई। तो सेक्शन 79 हमने पढ़ा था जस्टिफाइड बाय लॉ। 77 और 78 हमने पढ़ा था जुडिशियल एक्ट करने पर, कोई हम काम अगर कानून के अंडर कर रहे हैं, कानून ने हमें ऑथोराइज किया है वो काम करने को। मान लो जज जो है वो 77 में पढ़ा था हमने जज का, कि जज जो है वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहा है, उसने कोई ऑर्डर दिया है, कोई जजमेंट दिया है, तो वो और वो अपने क्षेत्राधिकार में है और वो अपनी ड्यूटी के अंडर है, और तब वो कोई ऑर्डर देता है, कोई जजमेंट देता है, तो वो जुडिशियल एक्ट कहलाएगा और वो लीगली इस चीज़ का डिफेंस ले सकते हैं जज। फिर 78 में हमने पढ़ा था कि जज ने कोई पर्सन को ऑथोराइज किया है, मान लो किसी एसडीएम को या उन्हीं की कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस में काफ़ी सारे होते हैं, क्लर्क होते हैं, और वो लोग कोई काम करते हैं, या पुलिस ऑफिसर को बोला कि तुम इस पर्सन को अरेस्ट करके लाओ या समन भेजो या कोई भी, तो वो जो ऑथोराइज करते हैं उन पर्सन को, वो सारे पर्सन भी लीगली कोई काम कर रहे, बोनाफाइड इंटेंशन से कर रहेंगे, और बाय फैक्ट मिस्टेक ऑफ, या फिर ये बोल लें कि वो फैक्ट मतलब लॉ के अंडर में काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी, भले ही कोई पर्सन हो अगर लॉ के अंडर काम कर रहा है, लॉ ने उसे ऑथराइज करने को बोला है, फिर भी वो काम, भले ऐसे तो क्राइम है, पर अगर लॉ ने उसे ऑथराइज किया है कि आपको ये काम करने का, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, वो इस सेक्शन 79 में डिफेंस कहलाएगा, सॉरी 78 में डिफेंस कहलाएगा। फिर हमने सेक्शन 80 पढ़ा। 80 एक्सीडेंट, मतलब अगर कोई पर्सन सारे केयर प्रोटेक्शन लेता है और कोई इंटेंशन नहीं होता क्रिमिनल, फिर भी वो चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ एक्सीडेंट होती है। तो ये सब चीज़ें हमने स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। अब मैं कमेंट्स ऑन कर देती हूँ, मुझे बताना ये क्लास कैसी रही, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लो। कमेंट, हाँ।
और कल किसी ने वो पूछा था क्या था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट में डिफरेंस। तो ये था इन दोनों का, इसका डिफरेंस ये होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट में पर्सन जो ऑफेंडर रहता है, जो प्रिजनर रहता हैगा, वो जेल में ही रहता है दूसरे कैदियों के साथ में, वहाँ पे उसको काम करना होता है और मतलब कठोर परिश्रम करना होता है, तो ये होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। जबकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब होता है एक व्यक्ति को अकेले कुछ दिनों तक बिना रोशनी के, बिना किसी पर्सन के अराउंड वहाँ पे उसको वो काम करना होता है। मतलब वो व्यक्ति पूरी तरीके से एक अंधेरे कमरे में कैद होता है, ना कि वो किसी पर्सन, किसी मतलब किसी दूसरे प्रिजनर के साथ रहता है। तो मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और रिगरस में डिफरेंस ये होता है कि रिगरस में आप दूसरे प्रिजनर के साथ होते हो और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग एक अकेले अंधेरे कमरे में रहते हो। बस ये डिफरेंस है। हाँ, और कुछ कोई डाउट या आज की क्लास एंड करें? है किसी को कोई डाउट? नहीं है तो फिर करें आज की क्लास एंड? चलो ठीक है, एंड करते हैं।